नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकी हमले से दिल्ली पेशावर की बचा खान यूनिवर्सिटी, 25 की मौत, कई छात्र घायल, तहरीक तालिबान ने ली जिम्मेदारी। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या पर कई राज्यों में विरोध। सरकार ने कहा मामले को दलित बनाम गैर दलित बनाने की कोशिश। राजनीतिक दलों ने कहा सीबीआई जांच कराए सरकार। अदालत से दिल्ली सरकार को राहत के फैसले। सीबीआई को महीने भर पहले जब्त फाइलें लौटाने के आदेश। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को लगाई फटकार। देसी जीपीएस सिस्टम की तरफ भारत का बड़ा कदम। आईआरएस श्रृंखला के 5वें उपग्रह का श्रीहरिकोटा के सफल प्रक्षेपण। श्रृंखला के 2 और उपग्रह प्रक्षेपण की कतार में। वैश्विक बाजार में मंदी के चलते 27 महीने के निचले स्तर पर रुपया $1 के मुकाबले 68 रुपए पर की कीमत। 418 अंक गिरकर 24,000 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर विरोध अब कई राज्यों में बढ़ चुका है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद पहुंचने के बीच ही सरकार ने आज इस पर सफाई दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि आत्महत्या के मामले को दलित बनाम गैर दलित के टकराव के रूप के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। उधर कई राजनीतिक दलों ने अब मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों का विरोध जारी रहा। ये विरोध हैदराबाद से निकलकर दिल्ली के अलावा भोपाल और कोलकाता में भी नजर आया। स्थिति को भांपते हुए सरकार ने अपने 3 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को दलित बनाम गैर दलित का रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये कोई दलित वर्सेस नॉन दलित का झगड़ा नहीं है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के आधार से जो हमको उपलब्ध हुआ है, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से जो हमें उपलब्ध हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सम्मुख आज मैंने इसे प्रस्तुत किया है। लेकिन विपक्षी दल सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने दोहराया है कि छात्रों के मामले में सरकार के 2 मंत्रियों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बेजा दखल देकर गलत किया है। कांग्रेस पार्टी ने तीनों के इस्तीफों की मांग की है और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दौरे को भी जायज ठहराया है। 4 चिट्ठियां लिखी गई हैं उनके मंत्रालय के द्वारा और दत्तात्रेय जी ने स्मृति ईरानी जी को चिट्ठी लिखी थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही गंभीर ये है और जो मांग है कि इन लोगों को हटना चाहिए अपनी जगहों से, ये बिल्कुल उचित मांग है। बीजेपी ने राजनेताओं के दौरों को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन इस बीच बुधवार को भी बीएसपी, सीपीएम, टीएमसी, आरपीआई समेत कई राजनीतिक दलों के नेता हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। सभी ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले की जांच की मांग की है। Independent inquiry, it could be judicial, it could be non-judicial, but something an inquiry which is not being foisted by the same minister who has, through her pressure, created the situation and this unfortunate suicide. पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी में हुआ है इसका मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ और इसी तरह का हादसा दोबारा ना हो इसके लिए मैनेजमेंट ने पूरी कोशिश करनी चाहिए और रोहित के इस सुसाइड की, आत्महत्या की सीबीआई जांच हो, इसके लिए मैं कोशिश करने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले हैं। पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने रविवार को अपने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। हालांकि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम बुधवार रात तक इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिलीप मंडल, जो कि हिंदी के इंडिया टुडे के फॉर्मर संपादक हैं। साथ ही साथ न्यूज़ रूम से हमारे साथ विशाल दहिया जोड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो तमाम आरोप लग रहे थे उनमें एक तरीके से अलग अलग तथ्यों के आधार पर सफाई देने की पूरी कोशिश की गई। किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ये विभाग और जो तमाम आरोप हैं उनको जांच को लेकर के आगे का नजरिया है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 3 मंत्री वहां मौजूद थे। वहां पर स्मृति ईरानी मौजूद थी, निर्मला सीतारमण थी और थावरचंद गहलोत भी थे जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत सिर्फ स्मृति ईरानी ने की और जो तथ्य उन्होंने सामने रखे और जिस तरह से उन्होंने सवालों का जवाब दिया उससे एक बात साफ थी कि अब सरकार जो जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा है उसका जवाब एक एक कर देना चाहती है। और सीधे तौर पर साफ किया स्मृति ईरानी ने, जिनके पास एचआरडी मंत्रालय है, कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने जो प्रोसेस है, जो एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका हवाला देते हुए बताया कि ना केवल पत्र जो केंद्रीय मंत्री हैं बंडारू दत्तात्रेय उनकी तरफ से लिखे गए थे, बल्कि इसी तरह का एक पत्र कांग्रेस के सांसद हनुमंता राव की तरफ से भी आया था और उस पत्र के चलते 6 बार जो मंत्रालय है उसने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से 6 बार जवाब तलब किया था। हालांकि उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है और उसमें भी इसी तरह की बातों का जिक्र किया गया था, इसी तरह के वाकयों का जिक्र किया गया था जिस तरह के वाकयों का जिक्र बंडारू दत्तात्रेय के पत्र में किया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि एक मुहिम सरकार की तरफ से ये थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक तरह की सफाई देने की कि जो भी किया गया है उसमें किसी तरह का कोई जैसे कहा जाए कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई दबाव नहीं डाला गया है। और एक बात और एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से साफ की गई वो ये कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसने ये फैसला लिया था उन सब स्टूडेंट्स को एक्सपेल करने का, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये दावा किया गया स्मृति ईरानी की तरफ से वो पिछली सरकार के जो कार्यकाल था उसके दौरान गठित की गई थी और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी नए सदस्य को जगह नहीं दी गई है। तो सीधे तौर पर जो राजनीतिक दबाव जो सरकार पर आ रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनके जवाब आज देने की कोशिश की गई। चलिए विशाल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दिलीप मंडल साहब, जिस तरीके से आपने सुना और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दलीलें दी गई कि पिछली सरकार ने कमेटी गठित की थी, कोई नए सदस्य नहीं थे और इससे पहले भी कांग्रेस के भी एक सांसद की ओर से इस तरह के पत्र आए थे, क्या ये कहा जाए इस पूरे मसले को अब ये कहकर एक तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश होती दिख रही है कि दूसरी सरकार या पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया था और उसके बाद कंटिन्यूटी में मामला था इसलिए हम जिम्मेदार नहीं है, या फिर कुछ और वजह दिखती है आपको? देखिए शशांक साहब, मुझे लगता है कि पूरे मामले में जिस तरह से बयान और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ये कुल मिलाकर एक तरह से पेड़ को न देखने और फुनगी को देखने की वाली बात मुझे लग रही है। क्योंकि देखिए दलित छात्रों या ओबीसी छात्रों की जो सुसाइड वगैरह की जो घटनाएं हैं, उनके एक्सपल्सन की घटनाएं, उनका उत्पीड़न जो है ये कोई बीजेपी के समय शुरू हुआ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो गई हो, वरना 9 छात्रों ने उसी यूनिवर्सिटी में आत्महत्याएं की जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो एक तो मैं इन आरोप प्रत्यारोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं और ये जो एक दूसरे पर इन्होंने किया और उन्होंने वो किया, ये बहुत ही बेकार सी बात है। एक छात्र मरा है, इसको लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता राजनीतिक वर्ग को दिखानी चाहिए उस संवेदनशीलता का सिरे से अभाव है इस मामले में। दरअसल अगर इसका कोई समाधान ढूंढना है और ये एक तरह से बड़ी शहादत माना जाए, एक विद्यार्थी ने शहादत दी है और यहाँ से अगर एक प्रक्रिया शुरू होती है कि ऐसी घटनाएं न हो, उसकी बात अब होनी चाहिए। ये सब ठीक है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कोई मंत्री दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बर्खास्तगी क्यों उस पर। अगर क्या दिलीप ऐसा लगता है अब तक के कदमों से कि क्या वाकई जो मूल समस्या है इस तरह की घटनाओं के पीछे उसकी तरफ कोई भी सरकार या फिर लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं या सिर्फ महज राजनीतिक नुकसान के लिए? मुझे लगता है कि वहां पर असल में देखिए ये समस्या आई क्यों है। हुआ ये है कि 2008 जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है तब से भारत के शिक्षा संस्थानों में छात्रों की, विद्यार्थियों की संरचना पूरी तरह से बदल गई है। हर क्लास में आज की तारीख में जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान है और राज्य सरकार के शिक्षा संस्थान है वहाँ 50% से ज्यादा एसटी ओबीसी के छात्र हो, जबकि शिक्षकों की संरचना पुरानी रह गई है। इसकी वजह से तमाम शिक्षा संस्थानों में तमाम तरह के अंतर्विरोध हो रहे हैं। बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर देने से लेकर उनको एंट्रेंस में फेल करने से लेकर तमाम तरह की छोटी जो हिंसाएं हो रही है वो हमें दिख भी नहीं रहे सकती। बिल्कुल। तो अगर इसका समाधान ढूंढना है तो मेरे पास असल में एक तरह से तीन फॉर्मूला मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। पहला तो एक कानून बने कि शिक्षा संस्थानों में जातिवाद जो है और जातीय उत्पीड़न जो है वो अपराध हो, जैसे रैगिंग हुआ था और उसकी वजह से रैगिंग देखिए एक तरह से रुक गया। तो कानून के डंडे से चीजें चलती है। तो पहला उपाय तो ये है। दूसरा ये कि शिक्षकों को एक प्रशिक्षण किया जाए कि भाई ठीक है, देखिए अब ये जो विद्यार्थी हैं ये विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जातियों से आ रहे हैं, तो इनके साथ आप पहले की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं जहाँ पर समय आपके पास इन वर्गों के लोग थे ही नहीं। तो एक तरह से संरचना बदली है, तो उनका एक प्रशिक्षण होना चाहिए, बीएड लेवल पे हो और बाद में जो कॉलेज के शिक्षक हैं उनका भी किसी न किसी लेवल पर एक प्रशिक्षण होना जरूरी है।
क्योंकि ये प्रशिक्षित ही नहीं है कि एक दलित बच्चा या एक ओबीसी का बच्चा था उसको कैसे हैंडल किया जाए, इनको मालूम ही नहीं। जी। तीसरी चीज जो एक चीज की जानी चाहिए वो कि शिक्षकों की भर्ती में तत्काल सारे बैकलॉग भरे जाएं जो ओबीसी या एससी या एसटी के शिक्षकों को अब होना चाहिए वहां पर, जिनको तमाम षड्यंत्रों और तमाम कारणों से रोका गया है, जो कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों की सरकार ने ये देश देख चुका है, लेफ्ट से लेकर सबको, और राज्य सरकारों में भी तमाम पार्टियां रही हैं। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द पार्टी लाइन ये प्रॉब्लम रही है कि इन लोगों ने, और तमाम और कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यानी कि साफ तौर पर सिस्टम को ओवरहॉलिंग की पूरी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल साहब आपका। और इस वक्त हमारे साथ परसा वेंकटेश्वर राव जूनियर जो कि डिटेल कंसल्टेंट हैं, वो जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। परसा, आप क्योंकि वहाँ पर हैं और आपने तमाम हालात को देखा है, जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, जिसका जिक्र दिलीप मंडल साहब कर रहे थे कि जिस तरीके से सिस्टम बदला है रिजर्वेशन के बाद, और उसके बाद वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती ना होना या फिर अलग तरह के जो सिस्टम है उसको ना बदलना, ये बड़ा रीज़न है। और इस पूरे केस को लेकर किस तरीके से ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर असल दर्द जो है, समस्या है, उसकी तरफ कहीं कोई समाधान की ओर बढ़ती दिख रही है सरकारें? एक तरफ तो ये सही है कि पॉलिटिक्स या सियासत चल रहा है, दूसरी तरफ ये हकीकत है कि जितने टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वो अलग तबके के हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका तबका अलग है और वो बदल गए हैं, और इन दोनों में मेल जोल जो है नहीं बन रहा है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि टीचर्स की टीचिंग स्टाफ में रिजर्वेशन हो या बच्चों में रिजर्वेशन हो। कहीं ना कहीं हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक आइडियलिस्टिक लेवल पे रखना चाहिए कि बच्चे सीखने आते हैं और जो पढ़ाते हैं उन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कैसे हासिल कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसका इलाज मेरे ख्याल से ये नहीं है कि रिजर्वेशन करें। ओके। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है, राज्य सरकार की ओर से क्या कदम है? हेलो, हाँ परसा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त अब क्या नए, मैं कहूँ कि मेजर्स ले रही है इस पूरे घटना के बाद? मुझे लगता है गवर्नमेंट वाले जो है एक डिफेंसिव मोड पे आ गए कि वो सिर्फ ये कहने पे चले हुए हैं कि हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं किए। हालांकि मसला कुछ और है और कुछ गहरा भी है। चलिए, शुक्रिया परसा आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया विशाल दहिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, एक बार फिर निशाने पर छात्र। देखिए RSTV विशेष, पेशावर में कत्लेआम, आज शाम 7:30 बजे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों से बेहतर संबंध के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर रिश्तों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों को केंद्रीय करों में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 5,26,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 2014-15 में ये रकम महज 3,48,000 करोड़ रुपए थी। India government at the center has taken some important policy initiatives to strengthen the spirit of cooperative federalism. Foremost is the increase in the share of divisible tax pool from 32% to 42%. As per recommendation of the 14th Finance Commission. गृह मंत्री ने कहा कि GST लागू होने से राज्यों को और फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस कानून से कर चोरी की समस्या खत्म हो जाएगी। It will have far-reaching implications and will help unify the whole country as a market and lead to uniformity in taxes on goods and services. राजनाथ सिंह ने कहा कि नीति आयोग का मकसद राज्यों को मजबूत करना है। इससे राज्यों से संवाद की प्रक्रिया तेज हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने अब बिजली कीमतों से जुड़ी नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है और इसका मकसद 24 घंटे बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं के लिए लागत को घटाना है। साथ ही शहरों में
कचरे से खाद बनाने वालों को प्रति टन 1500 रुपए सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बिजली सेक्टर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने पावर टैरिफ पॉलिसी 2006 में संशोधनों को मंजूरी दी। इन संशोधनों से उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को मजबूती मिलेगी और सबको सस्ती दर पर 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। हर एक रेगुलेटर को ये कहा गया है कि राज्य सरकार के साथ मिलके वो एक ट्रैजेक्टरी बनाए कैसे और कम से कम समय सीमा में हर घर तक, हर उद्योगपति तक, हर उद्योग कारखाने तक, हर दफ्तर तक, हर दुकानदार तक कैसे सबको 24/7 बिजली पहुंचाने का उनका रोड मैप क्या होगा, ये उनको जरूरी बना के हमें देना पड़ेगा। कैबिनेट ने ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला किया। देश के शहरों में हर साल 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है और इसे ही ऑर्गेनिक खाद में बदलने की योजना है। बैलेंस फर्टिलाइजेशन भी लाने के लिए इस कंपोस्ट का अहम उपयोगिता है और आज तक पिछले 68 सालों में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी नहीं था। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी। इसके लिए 5050 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। भारत और ब्रिटेन कर चोरी रोकने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। लंदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ओसबोर्न की मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की गई और इसके लिए कर चोरी से जुड़ी जानकारियों को साझा किया जाएगा। दोनों नेताओं ने 8वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता भी की। भारत और ब्रिटेन ने ढांचागत परियोजनाओं और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी परियोजना में भी सहयोग का वादा किया है और इससे पहले वित्त मंत्री ने यहां निवेशकों से मुलाकात की। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने आज केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा के मसले पर दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में 14,000 जवानों की भर्ती को मंजूरी दी थी। इस पर वित्त मंत्रालय ने पूछा कि इस भर्ती की क्या ज़रूरत है। हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि जब गृह मंत्रालय मंजूरी दे चुका है तो रकम जारी रखने में क्या दिक्कत है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना चाहती। अदालत का आज एक और फैसला दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को राहत देने वाला रहा। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर मारे गए छापे में जब्त की गई कुछ फाइलें वापस लौटाने के सीबीआई को आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त फाइलें वापस करे। सीबीआई ने 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय में राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे मारकर कई फाइलें जब्त की थी, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की साजिश करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त नियुक्ति के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे गुमराह किया है। कोर्ट ने पूछा कि 20 महीने में चयन समिति एक नाम पर सहमत क्यों नहीं हो सकी। शीर्ष अदालत ने कहा कि नियुक्ति का मामला फिर से चयन समिति के पास नहीं भेजा जाएगा और साफ कर दिया कि रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त करने का फैसला भी नहीं बदला जाएगा। कोर्ट अब इस मामले पर गुरुवार को फैसला देगा। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DDY चंद्रचूड़ ने राज्यपाल राम नाईक को चिट्ठी भेजकर इस पर ऐतराज जताया था। एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देने के लिए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 1 फरवरी से ब्रुनई और थाईलैंड का दौरा करेंगे। इसका मकसद दोनों देशों से आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। ये पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति ब्रुनई जाएंगे। दोनों देशों के बीच 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। ब्रुनई से 3 फरवरी को उपराष्ट्रपति थाईलैंड जाएंगे। 50 साल में पहली बार भारत के किसी उपराष्ट्रपति की यह पहली थाईलैंड यात्रा है। Brunei has been supportive of India's stand on Jammu and Kashmir. It extends its support for India's candidature for permanent membership on the United Nations Security Council. Brunei is also cooperating with India at various multilateral fora. भारत ने अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में आज एक और कदम बढ़ा दिया और इसके लिए सोमवार को इसरो ने नौवहन प्रणाली से जुड़े
IRNSS सीरीज के 5वें उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बाकी बचे 2 उपग्रहों का मार्च तक प्रक्षेपण होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मसले को लेकर इसरो को बधाई दी। 3, 2, 1, 0। आसमान को चीरकर आगे बढ़ता ये है IRNSS सीरीज का 5वां उपग्रह IRNSS 1E। साल के पहले सफल परीक्षण ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और मील का पत्थर रख दिया। बुधवार सुबह 9:31 पर नौवहन उपग्रह IRNSS 1E का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। इसे अंतरिक्ष यान PSLV C-31 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 19 मिनट 20 सेकंड के भीतर ही ये उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। ये उपग्रह देश की अपनी GPS प्रणाली विकसित करने में मददगार साबित होगा। Today, with this new year, we are starting the Indian Regional Navigation Satellite's 5th launch, 5th of the 7 satellite constellation. And with this satellite in place, within our country, we will be able to get 24/7 a good positional accuracy. And let me take this opportunity to congratulate the entire ISRO team for the wonderful work they have done. And we have a long way to go. We have 2 more satellites in this constellation, which we intend to complete in next couple of months. IRNSS 1E अपने साथ 2 तरह के पेलोड ले गया है। इसमें एक नेविगेशन जबकि दूसरा रेंजिंग पेलोड होगा। नेविगेशन पेलोड यूजर को नेविगेशन सेवा से जुड़े सिग्नल भेजेगा और ये L5 और S बैंड में काम करेगा। रेंजिंग पेलोड में C बैंड का एक ट्रांसपॉन्डर लगा होगा, जिससे उपग्रह की रेंज के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये 33वां राउंड का लॉन्च है। 44.4 मीटर लंबा और 1425 किलोग्राम के इस सैटेलाइट पर 1400 करोड़ का खर्च आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेशावर की बाचा खान यूनिवर्सिटी आज आतंकी हमले से दहल उठी। आतंकियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 10 धमाके किए। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर गहरा अफसोस जताया। 20 जनवरी पेशावर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद चरसद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे करीब 3,500 छात्र विश्वविद्यालय के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बाचा खान की पुण्यतिथि पर होने वाले मुशायरे की तैयारियों में मशरूफ थे। इसमें शिरकत करने आए करीब 600 मेहमान भी उस वक्त कैंपस में थे। तभी घने कोहरे की आड़ में यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होकर आतंकियों ने बेगुनाह छात्रों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने जल्द ही पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर से करीब 10 धमाकों की आवाजें भी आई। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे भी थे कि गिर पड़े, उसके हालात भी ख़राब हुए। और बाज़ लोगों से मैंने ये भी देखा है, ये भी सुना है कि बाज़ बच्चे जो होते थे या बाज़ सिक्योरिटी वाले होते थे वो शदीद ज़ख्मी भी हुए, उसकी खून भी आई थी उसके जिस्म पर भी और शदीद तकलीफ भी हुआ। पिछली साइड से फायरिंग की आवाज़ आई है, बस उधर से हमने कहा पता नहीं किसकी झगड़ा हुआ या क्या हुआ है। आगे से फिर फायरिंग ज़्यादा होने लगी। हमारी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वालों ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है, पाकिस्तान आर्मी ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है। हमले की सूचना मिलते ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया। घायलों के इलाज के लिए पेशावर के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने सैकड़ों छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने सभी 4 आतंकियों को मार गिराया। बाद में पाकिस्तान सेना के प्रमुख राहिल शरीफ ने यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर हालात का जायजा लिया। अभी तक रेस्क्यू 1122 ने 19 जांबाहक अफराद की लाशें जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल की हैं और 20 के करीब जख्मी ऐसे हैं जिनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराम करने के साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बच्चों और आम लोगों को मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बाचा खान विश्वविद्यालय पर हुए आतंकी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पीड़ित परिवारों को सांत्वना, जख्मियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इससे पहले दिसंबर 2014 में आतंकियों ने पेशावर के एक स्कूल में भी हमला करके कई बेगुनाह बच्चों को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैश्विक मंदी का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। पिछले 28 महीने में रुपए की कीमत में आज सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 42 पैसे की रिकॉर्ड गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया 68 रुपये 7 पैसे के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाद में ये 67 रुपये 95 के स्तर पर बंद हुआ। 4 सितंबर 2013 के बाद रुपए का ये सबसे निचला स्तर है। वहीं शेयर बाजार में भी आज 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा। BSE का सेंसेक्स 417 अंकों की गिरावट के साथ 24,062 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 125 अंक गिरकर 7,309 पर बंद हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।